तो मयूरी ने उसे कहा कि वो पहले पापा जी से मिलना चाहती है, उसके बाद ही वो उसे पुश्तैनी मोहर देगी। पर तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। नरेंद्र ने अपने असिस्टेंट को बाहर क्या हो रहा है इस बारे में पता लगाने को कहा, पर उसने आकर उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वो एकदम हैरान हो गया। नरेंद्र का असिस्टेंट जब अंदर आया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले हुए थे। वो घबराते हुए नरेंद्र से बोला, सर वो बाहर सब लोग। उसकी बात सुनकर नरेंद्र ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए गुस्से में कहा, कौन है बाहर, ठीक से बताओ। पर उसका असिस्टेंट अभी भी ठीक से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसने कहा, त्रिपाठी फैमिली के सभी लोग, सबके सब। उसे इस तरह घबराते हुए देख नरेंद्र ने उसे डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है मेरी यानी त्रिपाठी खानदान के हेड की परमिशन के बिना इस फैमिली का कोई भी आदमी इस तरह यहाँ इस मेंशन में नहीं आ सकता? और तुम्हें पता भी है पूरे त्रिपाठी खानदान में कितने लोग हैं? गिनते गिनते थक जाओगे, इतने लोग हैं इस परिवार में। यह सुनकर असिस्टेंट ने सर झुकाकर फिर कहा, सर मैं सच कह रहा हूँ, त्रिपाठी खानदान के बड़े से लेकर छोटे तक सभी लोग इकट्ठा होकर एक साथ यहाँ आ रहे हैं। वो लोग 100 से भी ज्यादा हैं और सबके सब हमारे त्रिपाठी मेंशन की सिक्योरिटी को रोंदते हुए पिछले आंगन से अंदर आ चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ भी पहुँचते ही होंगे। उसकी बात सुनकर नरेंद्र ने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? नरेंद्र को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो असिस्टेंट के शब्दों पर भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसने अपनी नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा जहां से त्रिपाठी फैमिली के सभी लोग एक साथ अंदर आ रहे थे। ये देखकर उसने तुरंत अपनी नजरें मयूरी की तरफ घुमाई और उसे गुस्से में कहा, ये सब तुमने ही किया है ना? तुम लोग जानबूझकर मुझसे मिलने यहाँ आए ताकि तुम्हें त्रिपाठी खानदान के बाकी लोगों को इकट्ठा करने का मौका मिल सके, है ना? मयूरी उसका मजाक बनाते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये बात समझने में बहुत वक्त लग गया? मयूरी सिर्फ अपने मॉम डैड की मौत का बदला लेना चाहती थी, पर वो ये भी जानती थी कि अगर उसने बिना सोचे समझे कुछ भी किया तो वो फिर से नरेंद्र की साजिश का शिकार बन जाएगी। नरेंद्र ने उसे यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे खत्म कर सके, पर मयूरी तो उससे भी ज्यादा तेज निकली। उसने उसी के बिछाए जाल में उसे ही फंसा दिया। यहाँ आने का मयूरी का मकसद सिर्फ इतना था कि वो नरेंद्र को बातों में उलझा कर रख सके, क्योंकि उसका बाकी का काम तो बाहर आर्यन पूरा कर रहा था। वो आर्यन ही था जिसने त्रिपाठी खानदान के बाकी लोगों को वो पुश्तैनी मोहर दिखाकर यहाँ तक बुलाने के लिए कन्विंस किया था। त्रिपाठी खानदान के लोगों को देखकर नरेंद्र तो जैसे पागल ही हो गया था। वो मयूरी पर चिल्लाते हुए बोला, तुम सच में अपने बाप से बहुत अलग हो, पर क्या तुम्हें उस बुढ़े की जान का कोई डर नहीं है? उसकी बात सुनकर मयूरी बोली, अगर मैं इस बात से डरूंगी तो क्या तुम पापा जी को छोड़ दोगे या फिर उनका नाम इस्तेमाल करके और उस पुश्तैनी मोहर को पाने के लिए मुझे और भी ज्यादा डराओगे? मुझे पता है अगर तुम्हें एक बार वो मोहर मिल गई तो तुम मुझे भी जान से मार डालोगे, है ना? फिर उसने उसी की स्टाइल में स्माइल करते हुए कहा, अगर मुझे तुम्हारे हाथों से मरना ही है तो फिर मेरा उस पुश्तैनी मोहर को तुम्हें देने का क्या फायदा? इसलिए पहले मैं तुम्हारे साथ अपना हिसाब बराबर करूंगी, उसके बाद तुम बप्पा जी से रहम की भीख मांगोगे। मयूरी के इसी एटीट्यूड की वजह से बप्पा जी उसे त्रिपाठी फैमिली का हेड बनाना चाहते थे। उसकी सोच और डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल किसी शाही रानी की तरह थी और चाहे जो हो जाए मयूरी कभी हार नहीं मानती थी। चाहे कितने भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, वो उससे बाहर निकलना जानती थी। पहले वो अपने दुश्मन को लालच दिखाती थी और उसके बाद किसी शेरनी की तरह उसका शिकार कर लेती थी। जबकि सुमित बहुत अच्छे दिल के इंसान थे। इसी का फायदा उठाकर नरेंद्र ने उसके साथ इतना बुरा किया था और इसलिए पापा जी सुमित को नहीं बल्कि मयूरी को फैमिली का हेड बनाना चाहते थे। मयूरी ने नरेंद्र की तरफ घूरकर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पुश्तैनी मोहर का फायदा उठाकर त्रिपाठी फैमिली की हेड बनना चाहती हूँ? चलो तो फिर शर्त लगाते हैं कि त्रिपाठी खानदान के सब लोग हम दोनों में से किस पर ज्यादा यकीन करते हैं। नरेंद्र ने गुस्से में कहा, तुम्हें और कहते कहते वो रुक गया और सिर घुमा
आसपास देखने लगा। त्रिपाठी खानदान के लोग धीरे धीरे करके अंदर आते जा रहे थे। हम जाकर उसे ये फील हो रहा था कि उसने मयूरी को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था। और तभी अचानक से उसकी आंखों में एक चमक आ गई और वो मयूरी की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ वो बुढ़ा पहले ही कब्र में पैर लटकाए बैठा है, इसलिए तुम्हें उसकी जान की कोई परवाह नहीं है ना? और क्या तुम्हें अपनी माँ की जान की परवाह भी नहीं है? ये सुनकर मयूरी तुरंत बोली, क्या कहा तूने? मेरी माँ जिंदा है? फिर वो आगे बढ़ी और गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। फिर चिल्लाते हुए बोली, क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? कहाँ है मेरी माँ? उसे ऐसे देखकर आन उसे खींचकर वापस अपने पास लाने लगा। मयूरी, पर मयूरी तो जैसे उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वो अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोली, जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? अब चुप क्यों हो? बोलो, बताती क्यों नहीं? क्या मेरी माँ सच में जिंदा है या फिर तुम फिर से अपनी कोई चाल चल रहे हो? इस पर नरेंद्र ने कहा, जब तुम ये जानती हो कि मैं तुम्हारे डैड से इतनी नफरत करता था, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं तुम्हारी माँ से पहली नजर में ही प्यार करने लगा था। सुमित को मारने के पीछे का कारण मेरा यही था कि वो मेरी हर प्यारी चीज मुझसे छीन लेता। त्रिपाठी फैमिली की प्रॉपर्टी, मेरी त्रिपाठी फैमिली के हेड बनने का हक और तुम्हारी मॉम का प्यार भी। मैंने उससे तो मार डाला, और मैं तुम्हारी मॉम को कैसे मार सकता था जिसमें इतना प्यार करता था? अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह मेरा कहना मानकर वो पुश्तैनी मोहर मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवा दूंगा। मयूरी को लगता था कि उसकी मॉम मर चुकी है, और अब ये जानकर कि उसकी माँ जिंदा है वो कमजोर पड़ रही थी। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे तो बस अपनी माँ की फिक्र थी। उसे परेशान देखकर आहान ने कहा, मयूरी शांत हो जाओ और टेंशन मत लो, और प्लीज तुम इस आदमी की चाल को समझने की कोशिश करो। ये आदमी तुम्हें सिर्फ अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने अपने दोनों हाथों से मयूरी के चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम भूल गई सुजल ने तुम्हें क्या कहा था? सुजल ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे मॉम डैड उस आग हादसे में इतनी बुरी तरह झुलस चुके थे कि उनका बचना मुश्किल था। और फिर नरेंद्र के गुंडे भी तो उनकी जान के पीछे पड़े हुए थे, तो वो कैसे बच सकते थे? आहान की बात सुनकर मयूरी कांप उठी। उसे कुछ कहना चाहती थी, पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बस वही आग की लपटें दिखाई दे रही थी और कानों में उसकी मॉम डैड की चीखें सुनाई दे रही थी। परी, मेरी प्यारी बच्ची, जल्दी से चली जाओ यहाँ से। भगवान की कृपा से अगर हम सब में से तुम भी बच गई तो मुझे बहुत खुशी होगी। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। यही सब सोच सोचकर मयूरी की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसके अतीत की वो यादें उसे बहुत परेशान कर रही थी। मयूरी को ना तो त्रिपाठी फैमिली की प्रॉपर्टी से प्यार था और ना ही वहां की हेड बनने का कोई शौक था। अगर उसके मॉम डैड उसे आज भी जिंदा मिल जाते तो वो उनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। वो अभी भी लगातार अपनी ही सोच में कहीं डूबी हुई थी। उसे ऐसे देखकर आहान ने उसे जोर से हिलाते हुए कहा, मयूरी। उसकी आवाज सुनकर मयूरी ने अपना सिर पकड़कर धीमी आवाज में कहा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे अपने अतीत की बहुत सी चीजें याद आ रही है। उसे अपने अतीत की बहुत सी यादें याद आ चुकी थी और जो थोड़ी बहुत रह गई थी अब वो भी धीरे धीरे याद आ रही थी। तभी वो अचानक नरेंद्र की तरफ देखते हुए बोली, तुमने कहा मेरी मॉम जिंदा है, तो क्या मेरे डैड भी जिंदा है? अब मयूरी के मन में एक उम्मीद जग चुकी थी और वो ये नहीं चाहती थी कि नरेंद्र हर बार उसे उसकी फैमिली का नाम इस्तेमाल करके डराने की कोशिश करे। उसकी बात सुनकर नरेंद्र ने तुरंत कहा, सुमित मर चुका है, वो तो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था, इसलिए उसे मैं जिंदा कैसे छोड़ सकता था? अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके जानवरों के आगे डाल देता, लेकिन वो तो आग में जलकर खाक हो गया। उसकी बात सुनकर मयूरी ने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? हिम्मत है तो दोबारा कहो। उसे गुस्से में देखकर नरेंद्र मन ही मन बहुत खुश हो गया। फाइनली वो जैसा चाहता था वैसा ही हो रहा था।
उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, मैंने कहा सुमित मर चुका है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों के सामने आग की लपटों में चलता हुआ देखा था। ये सब सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर तुमने मुझे वो पुश्तैनी मोहर नहीं दी तो मैं तुम्हारी मॉम की बची हुई जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। वो मयूरी को रोते हुए और बिलखते हुए देखना चाहता था और उसकी आंखों में तो एक अलग ही आग थी। उसकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ की जैसी निडर थी। उसकी बात सुनकर मयूरी खुद को शांत करते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी मॉम मेरे डैड से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने मुझे खुद कहा था कि अगर कभी भी उन्हें मेरे डैड से अलग होना पड़ा तो वो उनके साथ अपनी जान भी दे देगी। अगर तुमने सच में मेरे डैड को मार दिया है तो मेरी मॉम भी जिंदा नहीं हो सकती। नरेंद्र ने एक बार फिर इस झूठ पर मयूरी को यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी माँ अभी तक इसलिए नहीं मरी क्योंकि वो तुम्हारे बाप की मौत का बदला लेना चाहती है। मयूरी ने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब मैं तुम्हारे एक भी शब्द पर यकीन नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें वो पुश्तैनी मोहर दूंगी। और इतना ही नहीं, अब तो मैं तुम्हारी करतूते और गुनाह के लिए तुम्हें जेल भी भिजवा कर आऊंगी। मैं भी देखती हूँ कि आज मुझे ये करने से कौन रोकता है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अगले ही पल आर्यन त्रिपाठी खानदान के सभी बड़े और पावरफुल लोगों को लेकर लिविंग रूम में आ गया। वो अपने हाथों में त्रिपाठी फैमिली की मोहर लेते हुए मयूरी की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त आर्यन के होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी, पर जैसे ही उसने मयूरी की आंखों में आंसू देखे, वो तुरंत उसके करीब जाकर उसके सर को थपथपाते हुए बोला, मयूरी तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ अपना हिसाब बराबर करने आए हो, लेकिन तुम तो खुद यहाँ रो रही हो। भूलो मत, तुम इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकती। इतना कहकर उसने वो पुश्तैनी मोहर उसके हाथ में थमा दी। उसकी बात सुनकर मयूरी को जैसे एक अलग ही हिम्मत मिल गई थी। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए, पर वो जैसे ही कुछ कहने लगी, आन उसकी तरफ बढ़ा और उसे आर्यन राजन से दूर करते हुए बोला, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, किसी को भी अपने सर पर हाथ लगाने मत दिया करो। तुम पहले ही कितनी भोली और नाजुक हो। क्या पता किसी के हल्के से डर से तुम्हारे सिर पर चोट लग जाए और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। आन मयूरी को इस वक्त बिल्कुल एक बच्चे की तरह डांट रहा था। आन को ऐसी सिचुएशन में भी आर्यन से चलते हुए देखकर मयूरी धीरे से स्माइल करने लगी। दरअसल आन ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि मयूरी थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। इस वक्त लिविंग रूम में काफी भीड़ जमा हो चुकी थी क्योंकि त्रिपाठी फैमिली के सभी लोग वहां जमा हो गए थे। त्रिपाठी फैमिली राजा महाराजाओं का खानदान था। इस परिवार की हिस्ट्री भी कई साल पुरानी थी। आज सिर्फ त्रिपाठी फैमिली के सभी लोग ही नहीं, बल्कि वो सभी फैमिलीज भी यहाँ इकट्ठा हो गई थी जो काफी सालों से इस फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये सब देखकर साफ पता लग रहा था कि त्रिपाठी फैमिली की शान शौकत और पावर कितनी ज्यादा थी। और इसी शान शौकत और पावर के लिए नरेंद्र जल्द से जल्द वो मोहर पाकर यहाँ का हेड बनना चाहता था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग इंसान आगे आए और अपनी कांपती हुई रौबदार आवाज में बोले, इस परिवार का नियम है कि जब तक कोई बहुत बड़ी परेशानी न आ जाए तब तक त्रिपाठी फैमिली के सभी लोगों को एक साथ नहीं बुलाया जा सकता। तो आखिर आज ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई तो हम सबको यहाँ इकट्ठा किया गया है। क्या त्रिपाठी खानदान के लोग मयूरी की बात पर यकीन करेंगे? क्या मयूरी नरेंद्र की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? क्या मयूरी को उसका हक मिल पाएगा? त्रिपाठी खानदान के सभी लोग त्रिपाठी मैंशन में इकट्ठा हो चुके थे। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने आगे आकर अपनी रौबदार आवाज में उनके वहां इकट्ठे होने का कारण पूछा। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर सुशील तुरंत मयूरी के कान में जाकर बोली, मयूरी, ये तुम्हारे छोटे दादा हैं, यानी पप्पा जी के छोटे भाई। भले ही छोटे दादा त्रिपाठी फैमिली के हेड नहीं थे, पर उनके अंदर त्रिपाठी फैमिली की बहुत सी कंपनीज आती थी। त्रिपाठी खानदान के सभी लोगों में से ये सबसे ज्यादा पावरफुल थे और त्रिपाठी खानदान के सभी लोग इन्हें भी यहाँ के हेड पापा जी की तरह ही मानते थे। जब पापा जी खुद त्रिपाठी फैमिली का सारा बिजनेस देखते थे, तब छोटे दादा ही उनके सबसे करीबी और वफादार इंसान थे। इसलिए कोई भी इंसान उनके सामने रूल्स को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था।
उसकी बात सुन नरेंद्र कुछ कहता उससे पहले ही मयूरी आगे बढ़कर तुरंत बोली, छोटे दादू, मयूरी त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी थी। भले ही उसे दूसरे लोगों ने ना देखा हो, पर क्योंकि छोटे दादा बप्पा जी के सबसे भरोसेमंद इंसान थे, इसलिए उन्हें जरूर मयूरी याद होगी। पर उसकी शब्द सुनकर छोटे दादाजी हैरान रह गए। और जैसे ही उन्होंने उसे गौर से देखा, उन्होंने कहा, बड़ी मैं माफी चाहता हूँ राजकुमारी। भले ही वो उम्र में काफी बड़े हों, पर त्रिपाठी खानदान की राजकुमारी को नाम से बुलाना उनके नियमों के खिलाफ था। वो मयूरी को इस तरह देख रहे थे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर बोले, मेरी बच्ची, तुम जिंदा हो। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में आगे कहा, उस आग में सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। उस हादसे के बाद सबने बस यही कहा था कि तुम भी उस आग में जलकर मर गई थी। तुम्हारे पापा जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए वो अभी तक बीमार है। वो तो भगवान का शुक्र है कि उस वक्त सुमित घर पर नहीं था, वरना अगर उससे भी खुश हो जाता तो तुम्हारे पापा जी तो इस सदमे को सहन ही नहीं कर पाते और शायद आज जिंदा भी नहीं होते। उनकी बात सुनकर मयूरी रुआंसी आवाज में बोली, छोटे दादू, मेरे डैड भी उस आग में जलकर मर चुके हैं। इतना कहकर उसने गुस्से से नरेंद्र की तरफ कहा, और इस वक्त आपके सामने जो इंसान खड़ा है वो मेरे डैड नहीं है। 4 साल पहले जो आग लगी थी वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि इस हैवान की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ये हमारे परिवार को खत्म करके खुद त्रिपाठी खानदान का हेड बनना चाहता था। फिर उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मयूरी ने कहा, और आप जानते हैं, बप्पा जी किसी बीमारी की वजह से सबसे दूर नहीं है, बल्कि इस हैवान ने उन्हें कहीं कैद करके रखा हुआ है। अब सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। मयूरी की बात सुनकर छोटे दादा ने हैरान होकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अगर ये आदमी सुमित त्रिपाठी नहीं है तो फिर कौन है? कुछ सेकंड रुकने के बाद वो मयूरी को देखते हुए बोले, बेटा, यही इंसान तुम्हारे पिता है। आखिर तुम इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें अपने पिता के लिए ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए। उसकी बात सुनकर मयूरी बाकी लोगों की तरफ देखने लगी। वो सब लोग मयूरी को हैरानी से देख रहे थे। ये देखकर मयूरी ने एक गहरी सांस ली और अपने मॉम डैड की कातिल की तरफ उंगली करते हुए बोली, ये आदमी मेरे डैड नहीं बल्कि उनका जुड़वा भाई नरेंद्र है। ये बात सुनते ही वहां पर शोर मच गया। सभी लोग हैरान होकर कभी मयूरी की तरफ देख रहे थे तो कभी नरेंद्र की तरफ। मयूरी के जन्म लेते ही उसे पहले मेहता फैमिली की देखरेख में भेजा गया था और फिर फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। त्रिपाठी फैमिली में वापस आने के बाद उसे बाहर की दुनिया के सामने आने नहीं दिया गया था। इसलिए त्रिपाठी फैमिली के बहुत ही भरोसेमंद लोगों के अलावा किसी ने भी उसे ठीक से देखा नहीं था। उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि जो इंसान अब तक त्रिपाठी फैमिली और त्रिपाठी कॉर्पोरेशन को संभाल रहा था वो सुमित नहीं बल्कि नरेंद्र था। सब लोगों को बस इतना ही पता था कि बप्पा जी ने नरेंद्र को बहुत पहले ही त्रिपाठी फैमिली से बाहर निकाल दिया था। इसलिए आज ये सच सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। भले ही ये सब सुनने में बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि मयूरी का लगाया हुआ इल्जाम भी बहुत बड़ा था। उसकी बात सुनकर छोटे दादा ने हैरान होते हुए कहा, राजकुमारी, तुम मजाक तो नहीं कर रही? क्योंकि नरेंद्र को तो बप्पा जी ने कई सालों पहले ही परिवार से बेदखल कर दिया था। तो फिर ये आदमी नरेंद्र कैसे हो सकता है? छोटे दादा के साथ साथ बाकी सब लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और नरेंद्र भी इस मौके की तलाश में था। मयूरी ने एक बार फिर अपनी बात समझाते हुए कहा, छोटे दादू, आप मेरी बात समझने की तो कोशिश। पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नरेंद्र बीच में बोला, मयूरी, तुम्हें अब और क्या साबित करना है? तुम्हें क्या लगता है हमारी फैमिली की मोहर तुम्हारे हाथ में होने से तुम किसी को भी गुमराह कर सकती हो? मयूरी से इतना कहकर वो तुरंत छोटे दादू के सामने जाकर बोला, चाचा जी, इस लड़की की किसी भी बात पर यकीन मत कीजिएगा। इसका नाम मयूरी है और मैंने सुना है कि इसने सूरत के बहुत ही फेमस बिजनेसमैन आन रायजादा से शादी की है।
और पता नहीं कहां से इसकी हाथ हमारी वो पुश्तैनी मोहर लग गई और बस तभी से इसकी नजरें हमारे परिवार की शान और शौकत और जायदाद पर लगी हुई है। ये मेरी बेटी है, इस परिवार की राजकुमारी नहीं है, बस ऐसा होने का नाटक कर रही है। क्या नाटक? छोटे दादा के ऐसा कहते ही नरेंद्र ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी चाचा जी, आप ही सोचिए, अगर ये लड़की सच में परी होती तो ये उस आग के 4 साल बाद वापस क्यों लौट कर आती? ये उससे पहले कहाँ थी? और परी ये बात अच्छे से जानती थी कि वो त्रिपाठी फैमिली की होने वाली हेड है, तो उसके जैसे उसूलों पर चलने वाली लड़की आन रायजादा से इतनी जल्दी से शादी कैसे कर सकती है? इस लड़की ने बस आन रायजादा की पावर का यूज करके हमें गुमराह करने की कोशिश की है। मुझे तो इस लड़की के इरादे बिल्कुल सही नहीं लग रहे। मयूरी को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। वो गुस्से से बोली, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? और गलत इरादे तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। अगर तुम नहीं होते तो मैं बहुत पहले ही अपनी फैमिली में वापस आ गई होती। अगर आन ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो तुमने तो बहुत पहले ही मुझे खत्म कर दिया होता। फिर वो नरेंद्र की तरफ इशारा करते हुए अपने छोटे दादा से बोली, छोटे दादू, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, ये आदमी मेरे डैड नहीं है। क्या आपको इसके चलने के स्टाइल में बिल्कुल फर्क नहीं लगता? हाँ चलो मान भी लिया कि ये दिखने और बातचीत करने में बिल्कुल मेरे डैड के जैसे हैं, लेकिन उनकी जैसी काबिलियत इनमें बिल्कुल नहीं है। और ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त त्रिपाठी कॉर्पोरेशन की क्या हालत है। इस इंसान के बिजनेस करने के तरीके भी मेरे डैड से बहुत अलग है। 4 साल पहले मेरे डैड जिस तरह से कंपनी को चलाते थे, ये आदमी उसके उल्टा सब कुछ कर रहा है। 4 साल पहले सुमित त्रिपाठी की मौत के बाद त्रिपाठी कॉर्पोरेशन की हालत बहुत खराब होने लगी थी। अगर उस वक्त संकेत वहां नहीं होता तो आज त्रिपाठी कॉर्पोरेशन और भी बदतर हालत में होता। इस सिचुएशन को छिपाने के लिए संकेत ने सबसे यही कहा था कि अपनी पत्नी और बेटी के मरने के बाद सुमित अभी भी सदमे में है और ठीक से बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और अब मयूरी की बातों ने सभी को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। तभी नरेंद्र ने अपनी सफाई देते हुए कहा, चाचा जी, माधुरी और परी के जाने के बाद पापा जी भी उस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। उस वक्त मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था तो कंपनी को कहां से संभालता। अगर अभी आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं सब कुछ संकेत के हवाले करने को तैयार हूँ। मैं इस लड़की पर यकीन नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे अभी तक इसकी सच्चाई नहीं पता है। और ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से हमारे परिवार पर कोई मुसीबत आ जाए। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मयूरी की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। फिर उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम कहती हो ना कि तुम त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी हो, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि आज तक यहाँ जो कुछ भी हुआ है तुम्हें वो सब याद होगा। अगर चाचा जी तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल तुमसे पूछ सकते हैं तो तुम्हें उसका जवाब तो पता ही होगा। और बाद में तुम ये मत कह देना कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। ये सुनकर मयूरी तुरंत बोली, मेरी याददाश्त जाने का इससे क्या लेना देना है? मैं इस परिवार की वारिस हूँ या नहीं, इसका पता लगाना तो बहुत आसान है। तुम भी तो सुमित त्रिपाठी होने का दावा कर रहे हो, तो चलो हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। अभी सबके सामने सब कुछ आ जाएगा। डीएनए टेस्ट से एटलीस्ट ये तो बात प्रूफ हो सकती थी कि मयूरी त्रिपाठी फैमिली का ही खून है, क्योंकि नरेंद्र सुमित का ही जुड़वा भाई था, तो उन दोनों का डीएनए एक दूसरे से काफी हद तक मिल सकता था। और 2 जुड़वा लोगों का डीएनए करीब एक जैसा ही होता है। यह सुन नरेंद्र का चेहरा उतर गया और मयूरी की बात छोटे दादाजी को भी सही लगी। तभी मयूरी बोली, अगर छोटे दादू को मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन बप्पा जी अभी भी इस इंसान के कब्जे में है और मुझे लगता है कि उनकी जान को भी खतरा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब बड़े मेरे साथ बप्पा जी से मिलने चले। और अगले ही सेकंड नरेंद्र ने कहा, नहीं, बप्पा जी की हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। इतने सारे लोगों का एक साथ उनसे मिलने जाना उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लड़की जानबूझकर ये सब कर रही है, इसलिए हमें सबसे पहले इसी की सच्चाई आनी चाहिए। नरेंद्र अब तक खुद को प्रूव करते करते थक चुका था, इसलिए जल्दबाजी में उसकी बात करने का तरीका भी अब बदलने लगा था। और मयूरी की बात सुनने के बाद तो वहां मौजूद बहुत से लोग इस बदलाव को महसूस कर पा रहे थे। तभी छोटे दादा ने वहां खड़े सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें इन दोनों की डीएनए टेस्ट करवानी ही चाहिए और बप्पा जी भी बहुत जरूरी है। अब जब हम सब लोग यही हैं तो हमें उनसे मिल ही लेना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि उनसे मिलने हम में से कुछ लोग ही जाएं। फिर उन्होंने मयूरी की तरफ इशारा करते हुए कहा,
राजकुमारी, तुम और माया पापा जी से मिलने चलेंगे, क्या ये ठीक रहेगा? उनकी बात सुनकर मयूरी तो खुश हो गई, पर नरेंद्र गुस्से में आ गया और उसने एक बार और कोशिश करते हुए कहा, चाचा जी, डॉक्टर ने पापा जी को आराम करने को कहा है। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही छोटे दादा बोले, पर उनसे मिलने में क्या परेशानी है? कहीं तुमने सच में कुछ गलत तो नहीं किया? अब नरेंद्र के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, पर मुझे बस इस बात की फिक्र है कि इस लड़की के पास हमारी पुश्तैनी मोहर है। अगर पापा जी को कुछ हो गया तो इस लड़की को हेड बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तभी छोटे दादा बोले, अगर डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि ये तुम्हारी बेटी है, तो त्रिपाठी फैमिली को उसका हेड और उसकी राजकुमारी दोनों मिल जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल जाए? ये सुनकर नरेंद्र ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, चाचा जी, मैं जरूर चाहता हूँ कि मुझे मेरी बेटी मिल जाए, पर मुझे बस ये यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़की मेरी बेटी पली है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि कोई भी अजनबी हमारा फायदा ना उठा ले। छोटे दादाजी बोले, अगर ये बात है तो चलो हमें पप्पा जी से मिलवाओ, मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए पप्पा जी को कौन नुकसान पहुंचाता है। नरेंद्र को अब न चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी। मयूरी अपने साथ सुजल को भी ले जाना चाहती थी, पर नरेंद्र ने इसके लिए मना कर दिया। उसने कहा, संकेत ही हमेशा से पप्पा जी का ध्यान रखता है, इसलिए क्यों ना हम उसे भी अपने साथ ले चले। कहते हुए उसने संकेत को अपने साथ आने का इशारा किया। मयूरी संकेत को बहुत ध्यान से देख रही थी। हालांकि वो शुरू से लेकर अब तक बिल्कुल चुप खड़ा था, पर उसे देखकर मयूरी को कुछ तो अजीब लग रहा था। उसने ही आर्यन को सुजल को ढूंढने को कहा था। इसका मतलब वो मयूरी के बारे में सब कुछ जानता था, पर इसके बावजूद भी जब मयूरी के आइडेंटिटी पर सवाल उठ रहे थे तब संकेत ने कुछ क्यों नहीं कहा। और वो तो नरेंद्र की सच्चाई भी अच्छे से जानता था। अगर वो चाहता तो सबके सामने ये बात प्रूव कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर संकेत करना क्या चाहता था। क्या सच में संकेत नरेंद्र का साथ देना चाहता था, या फिर ये सब करने के पीछे उसका कोई बहुत बड़ा कारण था? क्या त्रिपाठी परिवार के लोग मयूरी पर यकीन कर पाएंगे? क्या ये लोग पापा जी से मिल पाएंगे? क्या डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मयूरी के फेवर में आएगी? जानने के लिए सुने सीक्रेट अमीर ज़्यादा ओनली ऑन पॉक। मयूरी के कहने पर छोटे दादा पापा जी से मिलने की बात मान गए थे। नरेंद्र को भी न चाहते हुए ये बात माननी पड़ी। उसने अपने साथ संकेत को भी चलने को कहा। वहीं मयूरी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर संकेत चाहता क्या है। तभी उसे संकेत की आवाज आई, पापा जी ऊपर वाले के रूम में हैं, आप लोग प्लीज इस तरफ से आइए। मयूरी ने कभी नहीं सोचा था कि नरेंद्र ने पापा जी को इसी घर में रखा होगा। उसे हमेशा से लगता था कि पापा जी किसी और जगह पर होंगे। इस वक्त उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी, और यही देखकर छोटे दादा को भी धीरे धीरे उस पर यकीन होने लगा था। तभी नरेंद्र ने कहा, ये रूम भले ही काफी दूर है, लेकिन यहाँ किसी का भी शोर नहीं आता, और यहाँ का शांति वाला माहौल उनके लिए काफी अच्छा रहता है। फिर संकेत ने आगे बढ़कर उस रूम का दरवाजा खोल दिया। वो रूम दिखने में किसी हॉस्पिटल वार्ड के जैसा लग रहा था। वहाँ बेड पर कोई लेटा हुआ था। उन्हें देखकर मयूरी खुद को रोक नहीं पाई और आगे बढ़कर उन्हें देखने लगी, और तभी पीछे से नरेंद्र ने उसे रोकते हुए कहा, तुम उनके करीब नहीं जा सकती। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि तुम उन्हें सिर्फ दूर से ही देख सकती हो, तो तुम ये सब करके क्या जताना चाहती हो? और मयूरी उसकी आवाज को अनसुना करके अंदर जाने लगी, पर फिर संकेत ने उसकी कलाई हल्के से पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर तुरंत उसका हाथ छोड़ भी दिया। कुछ सेकंड बाद मयूरी को रियलाइज हुआ कि संकेत ने उसे खींचकर नरेंद्र से कुछ दूर कर दिया था। जैसे ही मयूरी ने उसे हैरान होकर देखा तो वो बोला, पापा जी को आराम की जरूरत है, तुम उनसे मिलने अंदर जा सकती हो, बस जरा से भी आवाज मत करना। उन्हें एक बार देखते ही तुम्हें तुरंत वापस बाहर आना होगा। कहते हुए उसने अपनी नजर छोटे दादा की तरफ घुमा ली। छोटे दादा भी संकेत की बात से सहमत थे। मयूरी कुछ और भी कहना चाहती थी, पर वो जानती थी कि इस हालत में उसका उस वक्त कुछ भी कहना बेकार था। उस रूम में बहुत शांति थी और पापा जी लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें बिल्कुल बंद थी। उनके आसपास बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। उन्हें ऐसे हालत में देख मयूरी के मुंह से धीरे से निकला, पापा जी,
अपने दादा को मशीनों के सहारे अपनी जिंदगी बिताते हुए देखकर मयूरी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिमाग में फिर से बहुत सी यादें घूमने लगी थी। जब वो मेहता फैमिली से वापस आई थी तब उसके डैड ने उसे बताया था कि पापा जी हर किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और अपने असूलों के बहुत पक्के हैं। कोई भी उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। पर जब वो खुद पापा जी के सामने आई तो उसे देख वो अपने सारे उसूल भूल गए थे। उस दिन अपनी पोती को देखकर उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो सच में देखने लायक थी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, आओ जल्दी से अपने दादू के गले लग जाओ। उस दिन पापा जी का ये बर्ताव देखकर घर के नौकर तक हैरान हो गए थे। जो पापा जी अपने कड़क स्वभाव के लिए जाने जाते थे, वो उस दिन किसी बच्चे की तरह अपनी पोती के साथ खेल रहे थे। मयूरी के मन में अभी भी उस दिन पापा जी की कही बातें गूंज रही थी। मेरी तो परी हीरा है हीरा। परी बेटा, तुम जितनी जल्दी सब सीख जाओगी उतना जल्दी तुम्हारे दादू को भी थोड़ा आराम करने का वक्त मिल जाएगा, क्योंकि अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ ना। और उनकी बात सुनकर परी ने उस वक्त कहा था, पापा जी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा आपके साथ रहने के लिए मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। मयूरी के दिमाग में इस वक्त न जाने कितनी यादें और तस्वीरें घूम रही थी। पर जैसे ही उसका ध्यान पापा जी की हालत पर गया तो वो फूट फूट कर रोने लगी और ऐसी हालत में देखकर वो अपने मन ही मन में बोली, इन लोगों ने तो कहा था कि पापा जी को सिर्फ आराम की जरूरत है। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है। मयूरी खुद एक नर्स रह चुकी थी, इसलिए उनके पास लगी मशीन देखकर उनकी सिचुएशन को पता लगा पा रही थी। नरेंद्र ने भी उसे पापा जी से सिर्फ इसलिए मिलने दिया था क्योंकि पापा जी ना तो इस वक्त कुछ बोल सकते थे ना ही कुछ समझ सकते थे। तभी छोटे दादा ने कहा, तुम्हारे दादू उस हादसे के सदमे से उभर नहीं पाए। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि वे जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर शायद उम्र की वजह से उनकी हालत में कोई सुधार होता दिख नहीं रहा। ये कहते कहते उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। मयूरी धीरे से उनके करीब जाकर बोली, अगर डॉक्टर का कहना था कि उनकी हालत सुधर सकती है तो इस वक्त उनकी हालत इतनी सीरियस क्यों है? मयूरी की बात सुनकर जैसे ही छोटे दादा इस बारे में नरेंद्र से कुछ कहने वाले थे, उसने तुरंत कहा, अब हमें चलना चाहिए, पापा जी को रेस्ट की जरूरत है। पर मयूरी आगे बढ़कर करीब से पापा जी को देखना चाहती थी, पर संकेत ने उसे रोकते हुए धीमी आवाज में कहा, अगर तुम पापा जी को ज्यादा डिस्टर्ब करोगी तो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान होकर उसे देखने लगी और मन ही मन में बोली, क्या पापा जी इस इंसान से मेरी शादी करवाना चाहते थे? ये अच्छे से जानता है कि पापा जी की इतनी हालत बुरी है सिर्फ नरेंद्र की वजह से, और ये उसका सच सबके सामने लाने की जगह उस हैवान की असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वो उससे कड़क आवाज में बोली, अगर मैंने तुम्हारी बात न मानी तो? संकेत ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और खींचते हुए उसे रूम के बाहर ले गया। मयूरी उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, पर अगले ही सेकंड उसे कुछ महसूस हुआ और वो चुपचाप वहां से बाहर आ गई। पर संकेत का ऐसा बर्ताव देख छोटे दादू खुद को रोक नहीं पाई और बोले, संकेत, राजकुमारी जी को पापा जी की फिक्र हो रही है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए कह रही थी। तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? लेकिन इससे पहले कि संकेत कुछ कह पाता, नरेंद्र ने तुरंत आगे आकर कहा, चाचा जी आप नाराज मत हो जाइए प्लीज। जब पापा जी की सेहत की बात आती है तो संकेत को किसी चीज का ख्याल नहीं रहता। जब से पापा जी की तबीयत खराब हुई है तब से संकेत ही इनका ध्यान रखता है। और वैसे भी मुझे लगता है हमें इस लड़की को त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी का दर्जा देने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी मयूरी ने छोटे दादा की तरफ देखते हुए कहा, छोटे दादू, मुझे तो बस पापा जी की ऐसी हालत देखकर उनकी थोड़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा करीब से देखना चाहा। मेरा इरादा उन्हें परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। उसकी बात सुन छोटे दादू ने कहा, तुम्हें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। पर अब तो तुम पापा जी को अपनी आंखों से देख चुकी हो ना, वो ठीक है और सुमित उनका अच्छे से ख्याल रख रहा है। अब तो तसल्ली हो गई। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हैरान होते हुए कहा, छोटे दादू, क्या आपको सच में लगता है कि पापा जी ठीक है? पापा जी जैसे मजबूत और रौबदार इंसान आज बिल्कुल बेजान पड़े हैं। वो ना तो चल सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो हमें एक बार आंखें खोलकर तक नहीं देखा। आप किंग ऑफ मेडिसिन को तो जानते ही होंगे, वो अभी हमारे साथ नीचे ही हैं। मैं चाहती हूँ कि उनसे एक बार पापा जी का
पर वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नरेंद्र ने उसकी बात काटते हुए कहा, मयूरी, तुम्हें ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम न जाने कहां से अनजान लोगों की भीड़ लेकर यहाँ मुझ पर इल्जाम लगाने आ गई। तुम्हारी बात मानकर मैं तुम्हें यहाँ पप्पा जी से मिलवाने भी ले आया, लेकिन अब तुम और क्या करना चाहती हो? ये मत समझो कि मैं तुम्हारे इरादों को नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे पास वो पुश्तैनी मोहर है। अगर तुम्हारे किसी भी ट्रीटमेंट से पप्पा जी की जान चली गई तो तुम त्रिपाठी फैमिली के हेड बन जाओगी, है ना? तुम्हें क्या लगता है त्रिपाठी फैमिली में सब लोग बेवकूफ हैं? इस पर मयूरी ने शांत से कहा, ठीक है, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो फिर तुम किसी और को पापा जी का चेकअप करने क्यों नहीं देते? और तभी नरेंद्र ने गुस्से में कहा, ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? मैंने एक से बढ़कर एक डॉक्टर को बुलाकर पापा जी का चेकअप करवाया है। जो हो सकता था मैंने वो सब कर लिया, इसलिए प्लीज ये बेकार के इल्जाम लगाना बंद करो। तभी छोटे दादा ने कहा, ये बात बिल्कुल सच है कि पप्पा जी का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे डॉक्टर से करवाया गया है। यहाँ तक कि उनमें से कुछ डॉक्टर को तो मैंने खुद बुलाया था, पर उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं है, इसलिए अब डॉक्टर के कहने पर ही उन्हें आराम करने के लिए रखा गया है। मयूरी ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, तो क्या डॉक्टर को रिश्वत नहीं दी जा सकती? उसकी बात सुनकर छोटे दादू हंसते हुए बोले, पापा जी के इलाज के लिए यहाँ न जाने कितने ही डॉक्टर्स को बुलाया गया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन सभी डॉक्टर्स को रिश्वत दी गई थी और किसी को भी इस बारे में पता न लगा हो? और इतना ही नहीं, पापा जी का जो दो लोग ध्यान रखते थे वो उनके बहुत ही भरोसेमंद इंसान थे, इसलिए त्रिपाठी फैमिली के किसी भी इंसान ने आज तक इस बारे में कोई सवाल नहीं उठाया है। मयूरी को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, और तभी वो बोली, छोटे दादू, चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मैं जानती हूँ कि इस इंसान ने मेरे मॉम डैड की जान ली है। आप भले ही मुझ पर यकीन मत कीजिए, पर आप प्लीज पापा जी को इस नरेंद्र के पास मत छोड़िए। फिर उसने छोटे दादा का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, मैं पापा जी को अपने साथ कहीं नहीं ले जाना चाहती, लेकिन आप तो उन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हैं ना? जब तक उनके पास नरेंद्र नहीं रहेगा तब तक मुझे भी किसी बात की फिक्र नहीं होगी। उसकी बात सुन नरेंद्र ने भड़क कर कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पापा जी सिर्फ त्रिपाठी फैमिली के हेड ही नहीं बल्कि मेरे पिता भी हैं। अगर उनका ध्यान रखने के लिए उन्हें चाचा जी के घर भेज दिया तो त्रिपाठी फैमिली के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और अगर उन्हें होश आ गया और उन्हें मैं या संकेत में से कोई नजर नहीं आया तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है, तब उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पर इससे पहले नरेंद्र कुछ और कह पाता मयूरी तुरंत दादा के पैरों में गिर गई। ये देखकर छोटे दादा दंग रह गए और उन्होंने तुरंत अपने कदम पीछे हटाते हुए कहा, राजकुमारी, ये आप क्या कर रही हैं? आप जल्दी से खड़े हो जाइए। पर मयूरी ने वैसे ही जमीन पर बैठते हुए ही कहा, छोटे दादू, मैं इस वक्त आपको ये तो नहीं बता सकती कि 4 साल पहले तक क्या हुआ था, पर आपने अपनी आंखों से मेरे डैड को बड़ा होते हुए देखा है। क्या आपको अपने सामने खड़े इस इंसान पर जरा भी शक नहीं होता? क्या आपको कभी नहीं लगा कि इंसान आपकी सुमित नहीं है? छोटे दादा उसे हैरान होकर सुन रहे थे। मयूरी ने आके कहा, छोटे दादू, मैं अपने पापा जी के लिए आपसे भीख मांगती हूँ। आप प्लीज कुछ वक्त के लिए उन्हें अपने घर ले जाइए। बस एक बार सारा सच सामने आ जाए, फिर चाहे आप पापा जी को यहाँ वापस भेज दीजिएगा, या आप संकेत को भी पापा जी की केयर करने के लिए ले जा सकते हैं। छोटे दादा बोले, राजकुमारी, आप पहले खड़ी हो जाओ, हम इस बारे में आराम से बात करेंगे। उनके कहने पर मयूरी खड़ी हो गई। फिर छोटे दादा बोले, तुमने जो कहा वो एक बहुत ही सीरियस मामला है। मैं इस बारे में अकेले फैसला नहीं ले सकता, पर मैं आपकी फिक्र बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। चलो नीचे चलकर इस बारे में बाकी लोगों से बात करते हैं। अगर सब मान जाते हैं तो मुझे भी पापा जी को अपने पास रखने में कोई परेशानी नहीं है। उसकी बात सुनकर नरेंद्र को अब डर लगने लगा था कि कहीं बाकी लोग भी इस बात के लिए मान ना जाएं। फिर वो लोग नीचे आ गए। वहीं जाकर छोटे दादू ने इस बारे में सबसे पूछा तो वो लोग भी इस बात के लिए एग्री हो गए। अब पापा जी छोटे दादा के पास ही उनके बंगले में कुछ दिन रहने वाले थे। तभी छोटे दादा ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, पापा जी के साथ संकेत भी मेरे बंगले पर उनकी देखभाल के लिए रहेगा, और जब तक ये मैटर सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी पापा जी से मिलने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर मयूरी ने चैन की सांस ली। आज जो कुछ भी हुआ उससे त्रिपाठी फैमिली के सभी लोगों के मन में नरेंद्र के लिए शक का बीज पैदा हो चुका था। अब नरेंद्र धीरे धीरे मयूरी के जाल में फंसता जा रहा था। फिर
छोटे दादा ने मयूरी के पास जाकर कहा, मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए खुद अपने भरोसेमंद आदमियों को वहां भेजूंगा। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि कोई भी रिजल्ट्स के साथ छेड़छाड़ ना करे। इसके बाद हम सब लोग इस मामले पर कोई फैसला लेंगे। कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए टेस्ट को भी 3 बार किया जाएगा। इतना कहकर छोटे दादा ने सबको वहां से जाने के लिए कहा और मयूरी को भी कल तक रिजल्ट्स का वेट करने को कहा। नरेंद्र ने कभी नहीं सोचा था कि आज ये मैटर इतना आगे बढ़ जाएगा। क्या मयूरी की डीएनए रिपोर्ट नरेंद्र से मैच करेगी? क्या बप्पा जी मयूरी की बात पर यकीन करेंगे? क्या मयूरी के कहने पर छोटे दादाजी बप्पा जी को सबकी सहमति के बाद अपने बंगले में रखने के लिए मान गए थे। उन्होंने मयूरी को अगले दिन तक डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स का वेट करने के लिए कहा। उसके बाद मयूरी और बाकी सभी त्रिपाठी मेंशन से बाहर आ गए। मयूरी को देखकर आहान को समझ आ रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो तुरंत उसके पास जाकर बोला, मयूरी तुम ठीक तो हो? उसकी बात सुनकर मयूरी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, पर कुछ कहा नहीं। आहान और मयूरी फिर अपनी कार में आ गए और जल्दी से वहां से निकल गए। आहान ने इस शहर में अपना एक बंगला खरीद रखा था। भले ही ये बंगला रायजादा मेंशन जितना बड़ा ना हो, पर उन सब के रहने के लिए काफी था। वैसे भी होटल से अपने बंगले में रहना उनके लिए ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल था। वहां जाने से पहले ही आहान ने केयरटेकर से कहकर वहां की सफाई और बाकी अरेंजमेंट्स देखने को कह दिया था, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वहां पहुंचकर आहान ने कहा, सब कुछ इतना अचानक से और जल्दी में हुआ कि नरेंद्र को ये पता ही नहीं लग पाया कि हम लोगों ने पहले से ही बप्पा जी को उसके चंगुल से छुड़ाने का प्लान बना लिया था। पर हमें अब उसका अगला कदम उठाने से पहले ही बप्पा जी को ठीक करना होगा, क्योंकि एक बार बप्पा जी होश में आ गए तो नरेंद्र त्रिपाठी का कोई भी झूठ काम नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर सुजल तुरंत मयूरी की तरफ देखते हुए बोली, मयूरी बप्पा जी की हालत अब कैसी है? मयूरी धीरे से बोली, बहुत ज्यादा खराब। फिर वो सब लोग घर के अंदर आ गए। मयूरी काउच पर बैठ गई, पर उसके मन में अभी भी बप्पा जी का ख्याल ही आ रहा था। उसे इतना ज्यादा टेंशन में देखकर आहान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया। फिर मयूरी थोड़ा रुक कर बोली, भले ही ये लोग कह रहे हैं कि बप्पा जी को सदमे की वजह से हार्ट अटैक आया था, पर उनकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा है कि बात कुछ और ही है। हमें ये तो पता नहीं कि नरेंद्र ने उनके साथ क्या किया, पर बप्पा जी इस वक्त बेहोशी की हालत में है। मैंने छोटे दादू को कहा भी था कि हमें उन्हें एक बार किंग ऑफ मेडिसिन को दिखा देना चाहिए, पर नरेंद्र इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपनी जेब में हाथ डालकर एक दवाई निकाली और कहा, बप्पा जी का लगातार बेहोशी की हालत में होना सच में बहुत अजीब है। मैं उन्हें जगाने के लिए कोशिश करने ही वाली थी कि तभी संकेत ने मुझे रोक दिया। पहले मुझे लगा कि वो मुझे उस रूम से बाहर निकालना चाहता है, पर उसने सबकी नजरों से बचकर मेरे हाथ में ये दवाई थमा दी। वो दवाई सुजल को दिखाते हुए बोली, मुझे लगता है कि यही दवाई बप्पा जी की बेहोशी की वजह है। उसकी बात सुनकर माही ने हैरान होकर कहा, संकेत, वो आदमी तो नरेंद्र के लिए काम करता है ना? मुझे तो लगता था कि वो सिर्फ उसी का काम मानता है। तभी आर्य ने कहा, मुझे लगता है कि संकेत का इरादा गलत नहीं है। पहले भी संकेत ने आर्यन को चिट देकर सुजल को ढूंढने का मैसेज दिया था और अभी वो मयूरी की हेल्प कर रहा था। लेकिन आर्यन की बात नकारते हुए माही बोली, इसके बारे में अभी से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अगर संकेत सच में हमारी हेल्प करना चाहता है तो उसने उस दवाई के बारे में पहले हमें क्यों नहीं बताया? फिर सब लोग सुजल की तरफ देखने लगे, जिसके हाथों में इस वक्त वो दवाई थी। सुजल ने उसे चेक करने की कोशिश की, पर उसे भी कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, इसके बारे में पता लगाने के लिए मुझे इसका लैब में टेस्ट करवाना होगा। उसकी बात सुनकर माही बोली, पर इसे लैब में ले जाने की क्या जरूरत है? तुम शायद भूल रही हो, पर ये काम यहाँ और कोई भी कर सकता है। इतना कहकर वो सुदेश की तरफ देखने लगी। सुदेश किंग ऑफ मेडिसिन था। उससे बेहतर किसी भी दवाई की जानकारी और किसे हो सकती थी। माही की बात सुनकर सुजल ने भी तुरंत सुदेश की तरफ देखा। इस वक्त वो बिल्कुल चुपचाप काउच पर बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके मैटर में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। और जब उसने सुजल को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वो तुरंत उठकर उसके पास आ गया और बोला, क्या हुआ?
तुम ठीक तो हो? तुम्हें प्यास लगी है क्या? रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। पर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, सुजल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई दवाई उसे दिखाई और कहा, क्या तुम इस दवा के बारे में कुछ बता सकते हो? पर उसने सुजल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वापस आकर काउच पर लेट गया। पर जब उसने देखा कि सुजल अभी भी उसी की ओर देख रही थी, तो उसने धीरे से कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं सिर्फ यहाँ तमाशा देखने आया हूँ। हमारी फैमिली के भी अपने कुछ रूल्स हैं और हम लोग कभी भी त्रिपाठी फैमिली के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए अगर तुम लोगों के इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो तुम लोग मुझसे इसके जवाब की कोई उम्मीद मत करो। अपनी बात पूरी करके सुदेश अपनी आंखें बंद करके लेट गया। आज तक सुदेश ने सुजल की किसी भी बात के लिए मना नहीं किया था, यहाँ तक कि उसने उसके कहने पर विक्रांत की भी जान बचा दी थी। और पता नहीं क्यों अब वो इस छोटी सी दवाई के बारे में बताने से भी मना कर रहा था। उसकी ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो ये सब क्यों कर रहा था। सुजल को सच में उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत खड़ी हुई और बोली, मैं यहाँ पास में किसी लैब से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मुझे बस आप लोग एक रात का वक्त दीजिए, सुबह तक मैं इस दवाई के बारे में सब कुछ पता लगा लूंगी। और तभी पीछे से सुदेश की आवाज आई, रुको एक सेकंड। सुजल की बात खत्म होते ही वो तुरंत उस काउच से खड़ा हुआ और बोला, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें इस तरह पूरी रात नहीं जागना चाहिए। पर सुजल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और वहां से जाने लगी। पर तभी सुदेश ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर अपना चेहरा लटकाकर बोला, अच्छा बाबा ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं इस दवाई के बारे में तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। आप ठीक है? पर सुजल तो अब भी उससे गुस्सा थी। उसने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें हमारी हेल्प नहीं करनी चाहिए। तुम तो अपनी फैमिली के उसूलों की परवाह करो, हमारे लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुदेश उसका इस तरह गुस्से में होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, कौन से उसूल? मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सुजल को उसका इस तरह से मनाना बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, पर आइंदा अगर तुमने मुझे कभी मना किया तो मैं तुमसे कभी हेल्प नहीं लूंगी। उसके ये कहते ही सुदेश ने उस दवाई को अपने हाथ में लिया और उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघने लगा। और अगले ही पल उसने अपनी आंखें चढ़ा ली। फिर वो धीरे से स्माइल करते हुए काउच पर जाकर बैठ गया और बोला, ये एक स्लो पॉइजन है। एक बार इसे लेने के बाद पेशेंट को इसकी आदत लग जाती है और अगर एक बार देने के बाद ये लगातार नहीं दिया गया तो धीरे धीरे ये उसकी जान ले लेता है। उसकी बात सुनकर राम ने अचानक कहा, क्या कहा तुमने? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ समझ चुका हो। जब नरेंद्र ने पापा जी को छोटे दादाजी के बंगले पर जाने से रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, तभी आहान समझ गया था कि वहां जरूर कुछ तो गड़बड़ थी। पर ये बात किसी को नहीं पता थी कि नरेंद्र ने बहुत खतरनाक जाल बिछाया हुआ था। तभी अचानक मयूरी गुस्से से बोली, नरेंद्र त्रिपाठी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसने खुद को शांत कर आगे कहा, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि संकेत इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। वो हमारी हेल्प करना चाहता है और उसे जबरदस्ती चुप रहना पड़ रहा है। वो जाकर भी किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि अगर वो हमारी हेल्प करता तो नरेंद्र समझ जाएगा कि संकेत उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है और फिर वो उसको भी पापा जी के पास नहीं रहने देगा। संकेत के चुप रहने के पीछे बस यही वजह है कि वो बस नरेंद्र को ये यकीन दिलाना चाहता है कि वो उसके फेवर में ही है, ताकि वो आगे भी पापा जी के साथ रह सके। अगर संकेत नहीं होता तो शायद पापा जी की हालत इससे भी ज्यादा बदतर हो सकती थी। संकेत ने पापा जी को कोई धोखा नहीं दिया था, उसने तो बल्कि पापा जी की सेवा की है। उसकी बातें सुनकर सुदेश ने अजीब तरह से स्माइल करते हुए कहा, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा कि संकेत ने तुम्हें ये दवाई पहले क्यों नहीं दी? फिर एक सेकंड रुककर उसने कहा, चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। उसने पहले ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि तुम लोग इस दवाई का एंटीडोट कभी नहीं ढूंढ पाओगे। उसकी बात सुनकर माही ने हैरानी से कहा, तो फिर अब उसने हमें ये दवाई क्यों दी?
माही की बात सुनकर सुदेश उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई इडियट हो जिसे कुछ समझ नहीं आ सकता। फिर अगले ही सेकंड उसने पास ही बैठी सुजल के कंधे पर सर रखकर किसी बच्चे की तरह कहा, सुजल प्लीज हेल्प मी, यहाँ कोई कुछ भी नहीं समझ सकता क्या? दरअसल जब संकेत ने वहाँ किंग ऑफ मेडिसिन यानी सुदेश को देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो पप्पा जी को दी जाने वाली दवाई का एंटीडोट जरूर बना सकता है। उसे लगा था कि सुदेश वहाँ मयूरी की हेल्प करने के लिए आया होगा, पर सुदेश ने तो ऑलरेडी खुद को उस मैटर से अलग कर दिया था, और अगर सुजल यहाँ नहीं आई होती तो वो तो यहाँ आता ही नहीं। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो उस दवाई का एंटीडोट बनाना नहीं था, बल्कि इस काम के लिए सुदेश को मनाना था। और जैसे ही मयूरी ने सुदेश को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वो तुरंत सुजल के पीछे जाकर खड़ा हो गया और बोला, सुजल देखो कैसे सब लोग मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो मुझे सच में डर लग रहा है। उसे इस तरह से अजीब हरकतें करते हुए देखकर सुजल गुस्से से बोली, पहले तुम ठीक से बैठो। सुदेश ने जैसे ही सुजल का गुस्से से भरा लाल चेहरा देखा, उसने जल्दी से मयूरी को वो दवाई पकड़ा दी और काउच पर लेट गया। इससे पहले कि कोई उसे एंटीडोट के लिए कुछ भी कहता, वो ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे उसे नींद आ गई हो। इसका साफ मतलब था कि वो उनकी हेल्प नहीं करना चाहता था। सुजल तुरंत उसके करीब आई और उसे कंधे से हिलाते हुए जगाने की कोशिश करने लगी, पर जब उसने उसकी तरफ कोई रिएक्शन नहीं दिया तो वो उसके चेहरे को थपथपाने लगी। तभी सुदेश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने और करीब ले आया और बोला, सुजल क्या तुम इतने लोगों के सामने मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहती हो? उसकी बात सुनकर सुजल दंग रह गई थी और फिर वो खुद को संभालते हुए बोली, क्या तुम इस दवाई का एंटीडोट बना सकते हो? अगले ही सेकंड सुदेश ने अपना मुंह लटकाते हुए कहा,